और सबसे पहले काउंटडाउन 46 डेज टू गो। 46 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं जरा आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले आपको अपडेट करना है जो कुछ मुरीद के में हुआ, क्योंकि अब उस सारे सानहे पर बहुत ही तशवीशनाक तबसरे हो रहे हैं। स्पेशली जो दो खबरें हमने सुबह आपके सामने रखी, एक तो ये थी कि मरियम नवाज साहबा को अपने दफ्तर आने से आज मना किया गया है और इस वजह से उन्होंने अपना जो दफ्तर का स्केड्यूल था वो कैंसिल किया। अब वो जाती उम्रा में ही रहेंगी और वहीं पर आज 2 या 4 मीटिंग्स करेंगी। इससे ज़्यादा उन्होंने अपनी बाकी एक्टिविटी जो है वो कैंसिल कर दी है। दूसरी खबर हमने आपको दी थी कि पूरे पाकिस्तान में हर तरह का इंटरनेट अब बंद कर दिया गया है। लोगों को तशवीश हो रही है कि ये जो तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं, आखिर मुरीद के में ऐसा क्या हुआ है या कुछ और ये बड़ा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क में इस तरीके का कम से कम डिजिटल शटडाउन और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा को महफूज जगह पर रहने की ताकीद की गई है। तो पहली डेवलपमेंट तो इसमें सरहद पार से है। सोशल मीडिया पर अब तालिबान हुकूमत के जो तर्जमान हैं अफगानिस्तान में, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी एक पोस्ट सामने आ रही है जिसमें उन्होंने गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया है जो कुछ मुरीद के में हुआ। उन्होंने अपना ताज़ीती जो एक पैगाम भी भेजा है और साथ इस अमर पर जोर दिया है कि ताकत के इस्तेमाल की बजाय बातचीत के साथ मसाइल को हल किया जाए। सोचिए मामलात किस तरफ गए हैं कि अब अफ़गान हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में होने वाले इस साने पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो ये तो पहली बैरून मुल्क से किसी किस्म की इंगेजमेंट या कम्युनिकेशन थी इस सारे मामले पे। आगे अगर हम चलें तो जो मौजूदा हुकूमत के मशीर हैं राणा सनाउल्लाह, उन्होंने अब एक नया कटा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि तहरीक जो थी इनके कोई भी मुतालबात नहीं थे, वो सिर्फ इस्लामाबाद आकर एक गैर मुल्की एम्बेसी में याददाश्त जमा कराना चाहते थे। उनसे एंकर ने दोबारा पूछा कि कहा तो ये जा रहा है कि उनके बहुत सारे मुतालबात थे, 8 मुतालबात थे, 10 मुतालबात थे। राणा सनाउल्लाह ने कन्फर्म किया कि उनके कोई मुतालबात नहीं थे, वो सिर्फ इस्लामाबाद आकर एक एम्बेसी में याददाश्त जमा करवाना चाहते थे। अब इसने तो मामला बिल्कुल ही सीधा कर दिया, क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर याददाश्त जमा करवानी थी तो बड़े आराम से हुकूमत उनके साथ एक तय कर सकती थी मामला कि आप जेहलम तक आएंगे, जेहलम से आगे आपके 30, 40, 20, 10 लोग जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे और आप उस एम्बेसी के अंदर अपनी याददाश्त जमा करवा सकेंगे। ये करने की बजाय हुकूमत ने उनके ऊपर एक बहुत ही भयानक किस्म का जो ऑपरेशन कर डाला, जिसने एक कौमी सानहा जिसकी वजह से हो गया है और पूरा मुल्क इस वक्त तशवीश में भी है, गुस्से में भी है, गम में भी है और सहमा हुआ भी है। ये अब वतीरा बन गया है सीधी गोलियां चलाने का। इससे पहले ये 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर किया गया था और अब ये मुरीद के अंदर किया गया है। अब न्यू नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में अगवा करना, इंटेलिजेंस एजेंसीज का लोगों को गायब कर देना, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर देना, लोगों के घरों में घुस जाना, ये तो मामूल की बात थी ही, लेकिन अब ये भी मामूल की बात हो गई है कि लोगों को सीधी गोलियां मारना। तो ये सूरत हाल, एक तो राणा सनाउल्लाह का जो बयान है ये आपको एक सेकंड के लिए सुनवा देते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अब हुकूमत अपने मुंह से मान रही है कि उनके कोई ऐसे बाकी मुतालबात नहीं थे। सुनिए। कोई मुतालबात ही नहीं थे, वो सिर्फ ये लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आना चाहते थे और इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की एक फॉरेन एम्बेसी जो है वहां पे वो अपनी याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी कि उनको इस्लामाबाद तक मार्च करने दिया जाए या इस्लामाबाद में वो दाखिल हों या वो जो फॉरेन एम्बेसीज का एरिया है वहां पे जाएं। सुन लिया आपने। अब दूसरी तरफ नून लीग में से ही ख्वाजा साद रफीक भी यही सवालात पूछ रहे हैं कि जब कोई मामलात इतने बड़े थे नहीं तो फिर ऑपरेशन क्यों किया गया, बातचीत से मामलात हल क्यों नहीं किए गए। इस सारे मामले से एक दिन पहले याद कीजिए रजी दादा ने एक ट्वीट किया था और नून लीग के ही करीबी शख्सियत अबसार आलम, उन्होंने भी एक पूरी मंजरकशी की थी और कहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो मुजाहरे करवाए जा रहे हैं, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये लगता है कि बाहर कोई सौदेबाजी हो गई है और उस वजह से ये टीएलपी को लाकर खड़ा किया गया है। अब टीएलपी के खिलाफ उसी रात ऑपरेशन कर देना, जब अब ख्वाजा साद रफीक ये सवाल पूछ रहे हैं और राणा सनाउल्लाह के बयान के बाद भी कि उनके कोई मुतालबात नहीं थे, तो इस सूरत हाल में फिर ख्वाजा साद रफीक के जो सवालात हैं वो जायज़ हैं कि बातचीत को मौका क्यों नहीं दिया गया। जब टीएलपी वाले बातचीत करना चाहते थे तो रातों रात ऑपरेशन क्यों किया गया। कहीं ये वजह तो नहीं थी कि जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे
तो बताएं कि देखिए मैं अकेला आया हूं, साथ फील्ड मार्शल ने भी आना था, लेकिन वो मसरूफ़ हैं। आपकी सपोर्ट करने की वजह से हमें मुल्क के अंदर बहुत कीमत अदा करनी पड़ रही है। लोग उठ खड़े हुए हैं और आपकी मोहब्बत में हम अब उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपना भाव ताव ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, और इसी काम के लिए शायद एजेंसीज ने वर्गला कर और चक्कर देकर साद और उनके साथियों से ये मुजाहरा पहले करवाया, और उन्होंने इमरान रियाज साहब को कम से कम टीएलपी वालों ने बताया कि हमें धकेल कर पीछे से आगे लाए गए, हम तो आना ही नहीं चाहते थे लाहौर से। तो अब अगर आप ये सारी पिक्चर ज़रा गैदर करें इकट्ठी, तो सबसे पहले राणा सनाउल्लाह का बयान, उसके साथ अबसार आलम और रजी दादा का बयान, उसके बाद साद रफ़ीक साहब के जो सवालात हैं कि क्यों आपने अमन को मौका नहीं दिया, मुज़ाकरात को मौका नहीं दिया, जब वो मुज़ाकरात करना चाहते थे आपने उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए, आपने गोलियां क्यों चलाईं। और अब आप ये आखिरी ट्वीट ज़रा जावेद लतीफ़ साहब का देखें, ये भी वही बात कह रहे हैं कि जब ये मुजाहरे और ये सब कुछ होता है तो पीछे इसके कोई और होता है। अब सब इसको इकट्ठा करें, उसके साथ टाइमिंग इकट्ठी करें। जब शहबाज शरीफ मिलने गए हैं सदर ट्रंप को, तो अमूमी तौर पर तासर तो फिर यही पैदा होता है, तज्जिया तो यही किया जा सकता है कि मेरा ख्याल जाकर या जाने से पहले सदर ट्रंप को बताया गया कि देखें आपसे हमने एग्री तो कर लिया, आपसे हमने आपकी शर्त मान तो ली, आपको हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए मुल्क में क्या हो गया आपकी सपोर्ट के लिए। देखिए फील्ड मार्शल इस दफ़ा मेरे साथ नहीं आ सके, वो वहीं पर खड़े मामला को हैंडल कर रहे हैं और मुझे अकेले को आना पड़ा है। देखें हमें आपके लिए अपने मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं करना पड़ा, और ये सारा माहौल बनाने के लिए जाहिर है कुछ करना पड़ता तो फिर ही जाके सदर ट्रंप के सामने अहमियत बननी है ना ज़्यादा, कि हमने आपके लिए देखें कितनी बड़ी कीमत दी है। उस करने के लिए आपको कोई एहतजाज चाहिए था, उस एहतजाज के लिए कोई पार्टी चाहिए थी, और उसके लिए फिर मेरा ख्याल है कि ये तहरीक वालों को पहले ट्रैप किया गया। अब जैसे कि वो बता रहे हैं कि हमें धकेल के निकाला गया, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि हम मुरीद के से आगे नहीं जाएंगे। उसके बावजूद उनको इसी रात में फिर इंतज़ार नहीं किया गया, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात के बाद अगर ये सब किया जाता तो शायद इसका इतना फ़ायदा ना होता। इसलिए उसी रात ये काम सारे का सारा जो है वो मुकम्मल किया गया है। बहुत कुछ इस ताने बाने में से अब समझ आता है। अगली खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है। अभी तक किसी को नहीं पता कि दोनों जो मेन लोग हैं इनके, दोनों भाई साद और अंस, वो किधर है। दोनों के बारे में किसी को मालूम नहीं हो पा रहा। पहले कोई कह रहा था कि वो फायरिंग से ज़ख्मी हो गए, कुछ कह रहे थे नहीं हुए। फिर जो हमारे मंसूर अली खान उर्फ लौंडा लपाड़ा जी हैं, ये उनका अपना फेवरेट लफ्ज़ है, वो उनके मुताबिक उन्हें आईजी ने बताया, और वो भी एज अ सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वो बस आगे कह रहे हैं कि जी जो मुझे बताया मैं आगे आपको बता रहा हूँ। नहीं, आपकी भी कोई ज़िम्मेदारी है, अगर आपको बताया है तो फिर कंफर्म कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आईजी ने हमें ये कहा है कि ना वो पुलिस के पास हैं और ना ही वो किसी एजेंसी के पास हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि वहाँ कंटेनर में वो मौजूद थे और वहाँ सिक्योरिटी एजेंसी ही इर्द गिर्द थी सारी। अब ये मुमकिन कैसे है कि वहाँ से कोई हवा में या फ़िज़ा में उड़ जाए। दूसरी तरफ जावेद चौधरी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो पुलिस के पास है और उनकी मरहम पट्टी हो रही है, उनमें से एक ज़ख्मी है और एक ठीक है। तो आप ज़रा गौर कर लें, दोनों सहाफ़ी वैसे एक ही जैसे हैं, दोनों दोस्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट ही हैं। एक को आईजी कह रहा है कि ना हमारे पास है और ना ही किसी और एजेंसी के पास है। मुझे बताएं, आईजी पुलिस को आईजी पंजाब पुलिस को पुलिस के बारे में तो पता होगा, दूसरी एजेंसीज के बारे में वो कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। और जो जावेद चौधरी साहब हैं वो कह रहे हैं पुलिस के पास ही हैं। तो हालात आप खुद चेक कर लें कि मामला किस तरफ हैं। उन पर एफआईआर भी दे दी गई है कि जो इंस्पेक्टर शहजाद जिनका वहाँ पर जिनकी हलाकत हुई थी, उनको अब जो साथ थे उन्होंने गोली मार के मारा है। एफआईआर का मतन है कि अंस और साद ने दोनों ने गोली चलाई जिससे वो ज़ख्मी हुए और जिससे उनकी जान चली गई। तो अब उनके ऊपर एक कत्ल की एफआईआर भी दे दी गई है और अभी तक ये मामला है कि वो हैं कहाँ, किसी को इस चीज़ के सिलसिले में नहीं पता। उसके साथ साथ तलाल चौधरी साहब ने शाहजेब खानज़ादा के शो पर यह भी बताया है कि उन्हें कत्ल की धमकियाँ, उन्हें जान से मार देने की धमकियाँ, उन्हें इस तरह की तमाम चीज़ें उनके बारे में कही जा रही हैं और उनको गंदी गालियाँ दी जा रही हैं और हज़ारों या सैकड़ों मैसेजेस उन्हें आ गए हैं इसी तहरीक के जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से, जिसमें वो उन्हें जान से मारने की धमकियाँ, जिसमें उन्हें गाली गलोच, जिसमें उनके पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। मेरे सामने एक स्क्रीनशॉट्स हैं जो मुझे एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत ने भेजे हैं। मेरे लिए वो बड़े अफसोसनाक हैं क्योंकि उसमें तलाल चौधरी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जिस शख्सियत ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजे हैं, मैं उनकी क्योंकि उन्होंने वो नहीं चाहते कि वो सब कुछ पब्लिक हो, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि मैंने उन स्क्रीनशॉट्स को देखा है, वो ऑथेंटिक हैं कि तलाल चौधरी साहब अपने अकाउंट से एक अमेरिका में बैठी शख्सियत को गाली गलोच कर रहे हैं,
उन्हें धमकियां लगा रहे हैं और ये पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ये क्यों चूज़ किया। उन्हें वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस टाइम वो एक वजारत के उहदे पर हैं, ऐसा करना किसी सूरत भी मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैंने उनकी वो खुद ही एतराज़ कर रहे हैं और गलत हुआ जो भी उनको धमकियां दे रहा है और मैसेजेस कर रहा है, हम किसी सूरत इसको इंडोर्स नहीं कर सकते। लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो खुद भी यही वतीरा अपनाए हुए हैं और अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो जो पर्सनल मैसेजेस भेज रहे हैं एक और ट्विटर यूज़र को, और उस शख्सियत को मैं जानता हूँ जिनको उन्होंने भेजे हैं, उसमें शदीद गंदी गाली गलोच है, ऐसी है कि ना मैं आपको दिखा सकता हूँ ना बयान कर सकता हूँ। तो अब अपनी दफ़ा आपको ये ट्रबल हो रही है, दूसरों के साथ भी आपको फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके साथ किया गया उसकी भी मैं जाहिर है मजम्मत करूँगा, उसे इंडोर्स नहीं करूँगा। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब अपडेट ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम का केस सुना जा रहा है उस पर अब वकला और कुछ जजेस ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बननी चाहिए, ताकि ये मामला एक दफ़ा क्लियर हो कि 26वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। मंदोखेल साहब ने बहरहाल अपने ही चीफ जस्टिस पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याया अफरीदी चीफ जस्टिस ही ना बनते, सीनियर मोस्ट जो जज होते वो चीफ जस्टिस बनते। दूसरे लफ्ज़ों में मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने, याया अफरीदी ने, सीनियर तरीन जज जो कि मंसूर साहब थे, उनका हक खाया है और उनके हक को पामाल किया है। तो यहाँ पर आपको समझ आ सकती है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कम अज़ कम मंदोखेल साहब तो पसंद नहीं करते। एक और सानहा हुआ वहीं जस्टिस आयशा साहबा के हाथों जस्टिस मंदोखेल साहब की मुरम्मत हुई है। वो बात कर रही थी। ये कुछ बेसिक आदाब हैं जो मेरा ख्याल वकील बनते हुए ही आपको समझ आ जाते होंगे। जज तो बहुत बड़ी बात है, और फिर हाई कोर्ट का जज बनना, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, और फिर आईनी बेंच का जज बनना, ये तो और भी बड़ी बड़ी बातें हैं। उसके बावजूद ये मेरी समझ से बाहर है कि अमूमी तौर पर एक खातून बात कर रही हैं और फिर वो जज भी हैं, साथ ही इक्वल जज हैं आपकी, आप वो बात कर रही हैं और आपने बीच में अपना रक्षा घुसा दिया है। जब इन्होंने अपना रिक्शा घुसाया है तो फिर जस्टिस आयशा मलिक भी बड़ी तगड़ी हैं और डाडी भी हैं, उन्होंने सही दुर्गत बनाई है। ये ज़रा एक वीडियो देखिए। 184 का पढ़े हैं जी माय लॉर्ड, 184 पढ़े प्रोसीड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सारे 184 पढ़े जी, द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव, एक सेकंड जी, द jurisdiction under 184 vests with the Supreme Court. It doesn't vest with the bench, it Yes. vests with the Supreme Court. Absolutely, my lord. 185 पढ़े जी सर, अगेन the subject to this article the supreme court shall have jurisdiction, Again, the jurisdiction supreme court, rests with the और यही 186 में भी है, 186 अब सुप्रीम कोर्ट मैं जरा खत्म कर लूं प्लीज, let me वो डिफाइंड जी माय लॉर्ड। You continue इस तरह, wherever the jurisdiction is vested, it is vested In the with the Supreme Supreme Court. Court, जी। 186 देख लें जी देख लिया आपने। उन्होंने तंबीह की कि आप ज़रा बाज आएंगे, पहले मुझे बात कर लेने देंगे। अब आप सोचिए कि अब इससे आगे तो मंदोखेल साहब बस अल्लाह के पास ही जाना होता है ना, मतलब आप सीनियर आदमी हैं, इससे आगे आपने कहाँ जाना है। अगर बेसिक जो छोड़ दें कानून इंसाफ उसकी मामलात, जो बेसिक अदब अदाब हैं बात करने के, अगर हम उनको भी मलूज़ खातिर नहीं रखेंगे तो फिर मामलात किधर जाएंगे। बहरहाल ये अफसोसनाक मामला है कि वहाँ आपके साथ ये हुआ और जस्टिस आयशा को ये करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल यही है कि 26वीं आईनी तरमीम पर लार्जर बेंच बनाने का अब मामला सोच विचार की जा रही है। अब देखते हैं कि लार्जर बेंच बनता है या नहीं। अगली खबर जो है वो अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वहाँ पर एतजाज़ एहसन साहब ने और औशतर असाफ साहब जो हैं वो भी अशतर उसाफ साहब उनका नाम है, I'm सॉरी औशतर कह दिया मैंने, अशतर उसाफ साहब मुश्किल नाम है इसलिए प्रोनाउंस गलत कर गया शुरू में। अशतर उसाफ भी बहुत ही सीनियर वकील हैं और एतजाज़ एहसन साहब तो फिर उनसे भी सीनियर हैं। दोनों ने यही कहा है कि जब एक दफ़ा इस्तीफ़ा हाथ से लिख दिया और वो गवर्नर ऑफिस में रिसीव हो गया तो ख़त्म, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। उसके साथ साथ जब चीफ मिनिस्टर ने खुद वोट भी डाल दिया इस सिलसिले में और उसके साथ साथ उन्होंने टीवी पर मतलब तकरीर भी कर दी, तो उसके बाद ये मामला कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा, बैरिस्टर अकील मलिक जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी कहा कि ये मामला सारा आइनी हुआ है, उनका इस्तीफ़ा हो चुका है, गवर्नर गलत कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में नून लीग ने अब टेलीविज़न की स्क्रीन पर गवर्नर से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है और गवर्नर की जो पोजीशन है कि दोनों दस्तखत नहीं मिलते। कल को अली अमीन अगर सामने बैठ कर कहेंगे कि हाँ मैंने इस्तीफ़ा दिया, तो वो कहेंगे असल वाले अली अमीन ही नहीं है, मुझे गवाह चाहिए कि यही असल अली अमीन है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब एतजाज़ एहसन साहब, अशतर उसाफ साहब
दोनों ने और उसके साथ बैरिस्टर अकील जो इस वक्त कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये सब कुछ आईनी तौर पर दुरुस्त हुआ है और इसके ऊपर कोई अब एतराज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ नून लीग की क़यादत मिली है और मौलाना साहब ने एक दफ़ा फिर अपना कंधा इस गंदे धंधे के लिए हाजिर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हाँ, ये इलेक्शन आईनी तौर पर ठीक नहीं है और हम इसको चैलेंज करने के लिए अदालत जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब अब नून लीग के साथ मिलकर इस मामले के अंदर जाहिर है बुराई की कोई ना कोई जड़ रखना चाहेंगे इस मामले के अंदर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इसे अदालत के अंदर जाकर चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ हम ये आपको बता चुके हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो ऑलरेडी गवर्नर को ये अहकामात दे चुके हैं कि आप बताएं आप कब तक हल्फ ले रहे हैं। मतलब पेशावर हाई कोर्ट अब इसे आईनी मानती है, इसीलिए उन्होंने हल्फ लेने के अहकामात एक किस्म के जारी किए हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। उसके साथ साथ आज लोगों ने कुछ पुरानी वीडियोज़ जारी की हैं। कल जब पाकिस्तानी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नेतन्याहू और उनकी पूरी पार्लियामेंट की कार्रवाई लाइव चलती रही और पीछे से मुश्ताक साहब की डायरेक्शंस पर टिकर जो हैं वो एक ही जैसे पूरे पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर चलते रहे, तो उस वक्त लोगों ने ख्वाजा आसिफ का वो बयान चलाया जिसमें ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इसराइली आज भी इमरान खान को हुकूमत में लाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इसराइल से इनको फंडिंग होती है, ये मरियम नवाज़ ने कहा था, उनकी वीडियो भी चलती रही। ये इसराइली एजेंट हैं, ये जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे टाउटिए कहते थे नेतन्याहू का ये एजेंट है, ये सारे नून लीग वाले यही सब कुछ कहते थे। तो अब पूछना पड़ेगा, ये जो जियो, ARY, एक्सप्रेस तमाम टेलीविज़न पर लाइव नशरियात चली है तो ये अब इमरान खान ने जेल में से बैठ के चलाई है। अल्लाह अल हक है, ये जो गड़े इमरान खान के लिए खोदते थे ये उनके अंदर अब गिर चुके हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में इनके साथ अवाम वोट डालते हुए क्या सलूक करती है। हाफिज़ हमदुल्ला ये भी मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से हैं, लेकिन अक्सर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बयानात देते हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक $50 करोड़ के माइंस और मिनरल्स बाहर भेजे गए हैं और ये किस कानून के तहत गए हैं। ये माइंस और मिनरल्स जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के हैं। किस कानून के तहत ये भेजे जा रहे हैं? ना वहाँ की असम्बली से इजाज़त है, ना वहाँ के किसी और बंदे को हिसाब है। ये पैसा किसका है, क्यों जा रहे हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा को कितना हिस्सा मिलेगा? इन सवालों के जवाब हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है वो डायरेक्टली तनकीद कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ऊपर और सवालात कर रहे हैं कि आप किस कानून के तहत ये सारे माइंस और मिनरल्स जो हैं वो हवाले कर रहे हैं। आगे तरह अगर हम तबसरे देखें उसे आपको समझ आएगी कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का मामला है ये अब किधर जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के ये जो बैरिस्टर अकील थे वो भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, वो नून लीग की कैबिनेट के मेंबर, लेकिन हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। अब अगले इस्टेब्लिशमेंट के मुन्ने मुनीब साहब कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला का इंतखाब आइनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, गवर्नर साहब का एतराज़ बिला जवाज़ था, आइन में ऐसा कोई इख्तियार गवर्नर को हासिल नहीं कि वो आइनी तरीके से दिया गया तस्दीक शुदा इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दे। ये मुनीब फारूक साहब भी बैरिस्टर अकील की लाइन को हिटो कर रहे हैं, मतलब कि वही बात कह रहे हैं जो बैरिस्टर अकील ने कही है और कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये आइनी है और गवर्नर साहब जो भी इसमें कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब ज़रा तीसरी शख्सियत सुनिए, वो है आसमा शराजी साहबा। खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली आइनी है। जी हाँ, उनका भी पहला जुमला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली आइनी है। सुहेल अफरीदी को अक्सरियती वोट मिल चुका। उनका पहले ही खिताब में रियासत को चैलेंज करना परेशान कुन है। रियासत इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी महाज पर सफरा है। सियासी अमल अब शुरू ना हुआ तो रियासत की बका पर ख़तरात मंडला सकते हैं। पाकिस्तान है तो सियासत रहेगी। ये भी एक अपनी वाज़े लाइन दे रहे हैं। अब अगर इन तीनों की लाइन को आप देखें, बैरिस्टर अकील जो हैं, मुनीब फारूक हैं, आसमा शराजी हैं, तो वाज़े होता है कि जो मिलिट्री जनरल्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का एरिया है, वो अब इस सारे मामले को आइनी कहने पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरी तरफ उन्होंने नून लीग को मुश्किल दे दी है कि आप फजल रहमान साहब के साथ जाके इसे अदालत में चैलेंज करें। मेरा तज्जिया ये है कि हल्फ लेंगे चीफ मिनिस्टर और मेरे ख्याल में अब इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कम अज़ कम हल्फ वाले मामले में रोड़े नहीं अटकाएगी। आगे वो क्या करते हैं इस पर आप भी नज़र रखेंगे, हम भी रखेंगे। कोई भी तज्जिया कबल वक्त नहीं करेंगे ताकि बाद में पछताना ना पड़े या उसको वापस ना लेना पड़े। इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये तय हो गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं वो तमाम के तमाम यक ज़ुबान कह रहे हैं कि हाँ ये आइनी है, मान चुके हैं।
क्यों मान चुके हैं, ये थोड़ा सा तज्जिया तलब बात है, मतलब कि उनको क्या हुआ है एकदम से, किस लिए वो बैकफुट पे चले गए हैं, इस सारी चीज़ को देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये अब मुझे फील हो रही है कि अब इस सारे मामले के अंदर, और मैं पहले भी आपको कह रहा था कि इस मामले में मुझे कुछ ज़्यादा इनकी तरफ से अब होता हुआ नज़र नहीं आता। याद कीजिए इलेक्शन से पहले भी मैंने आपको कहा था कि मुझे अब इसमें कोई बड़ी इनकी तरफ से रेजिस्टेंस जो है ये करते हुए नज़र नहीं आ रहे। डराने की कोशिश इन्होंने ज़रूर की थी DGISPR ने, लेकिन उससे आगे मुझे अब ये और काम करते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, जियो के शहजाद इकबाल साहब ने CCD पर कुछ सवालात किए, एग्जैक्टली वही सवालात जो मैं पिछले 15-20 दिन से अपने वीलॉग्स में लगातार रख रहा हूँ। आप में से भी बहुत खुश होते हैं लोग जब किसी के नेफे में पिस्तौल चल जाता है, लेकिन जब किसी के अपने बच्चे के नेफे में पिस्तौल चला और वो भी बेगुनाह, अभी तो गुनाह के साथ चल रहे हैं ना कि किसी ने कोई गुनाह किया है तो ये उसके बाद कहते हैं नेफे में पिस्तौल चल गया। जिस दिन पैसे लेके किसी बेगुनाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसके नेफे में इन्होंने पिस्तौल चला दिया, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा आदत पड़ जाती है अदालत के बाहर ही इंसाफ करने की, तो फिर कोई पूछेगा तो नहीं आपसे। मसला आपका बच्चा है, उसकी किसी से लड़ाई होगी, उसने पुलिस वाले को पैसे दिए हैं जिससे लड़ाई हुई है, और आपके बच्चे के नेफे में पिस्तौल चलवा दिया, कोई खातून का मामला था ही नहीं। उसके बाद आप इंसाफ फिर ढूंढते फिरिएगा, इंसाफ मिल भी गया तो नेफे के अंदर जो पिस्तौल चला है, और ये जहन में रखिए कि वहाँ पर तौलीदी अज्जा नहीं है, उसके साथ साथ यूरिनेशन का सारा सिस्टम भी वहीं पर है। तो जब एक पुलिस वाला नेफे में पिस्तौल चलाता है तो वो सर्जन नहीं है, वो माहिर सर्जन नहीं, जो आप में से कईयों की तस्कीन होती है कि हाँ इसने ये काम किया, अच्छा हुआ इसके साथ ये कर दिया गया। आप एक किस्म की सजाए मौत ही सुना रहे हैं, आप कोई स्टोन एजेस में वापस जा रहे हैं कि आप सीधा ही किसी को गोली मार रहे हैं। तो अब शहजाद इकबाल साहब ने भी बिल्कुल वही सवाल उठाए हैं, और सवालात उठाने की वजह बनी है 70 साला बुजुर्ग तीफी भट्ट को जिस तरीके से पता होते हुए सबके सामने, सारी आंखों के सामने जाली पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल कर दिया गया। उनको इंटरपोल की मदद से दुबई से वापस लाया गया, और 22 से 23 फ्लाइट्स थी लाहौर की। अगर लाहौर और सियालकोट वगैरह को इकट्ठा किया जाए तो शायद इससे भी ज़्यादा फ़्लाइट्स दुबई से बनती हैं जिन पर उनको लाया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर उन्हें कराची उतारा गया दुबई से लाके, बाय रोड उनको वहाँ से ट्रैवल करवाया गया, और रहीम यार खान में एक झूठा पुलिस मुकाबला बनाकर, और उसमें यह कहा कि ये 8 या 10 लोग इनको छुड़वाने आए, वो फिर छुड़वाने में कामयाब हो गए, ये ज़ख्मी थे, और उसके बाद अगली कहानी नहीं पता कि फिर पुलिस के हाथ में इनकी लाश कैसे आ गई। मतलब लोग आए, उन्होंने फायरिंग की, वो इनको छुड़ा कर ले जाने में कामयाब हो गए, कोई पुलिस वाला नहीं मरा, किसी पुलिस वाले को कोई शदीद किस्म की इंजरीज नहीं हुई, और जो तीफी भट्ट थे 70 साल, उनकी 70 साल उम्र थी, वो ज़ख्मी हालत में वो छुड़ाकर भागने में कामयाब भी हो गए अपने साथ। तो फिर लाश आपके पास कहाँ से आ गई उनकी, ये किसी के पास जवाब नहीं है। और आज इनका पुलिस मुकाबला किया है, कल को जो इनके मुखालिफ हैं, जो ट्रका वाला की फैमिली है, आप देखेंगे कि अगर यही रवश रही तो यही पुलिस उनका भी जाली पुलिस मुकाबला कर देगी। आज कुछ लोग इन खबरों के ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं, मरियम नवाज भी बड़ी खुश हो रही हैं, क्योंकि चंद पुलिस वालों ने उन्हें यह चकमा दे रखा है कि इस तरीके से जराइम खत्म हो जाएंगे। आज शहजाद इकबाल साहब ने भी जियो के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सवालात उठाए हैं कि ये जंगल का कानून तो आप नहीं बना सकते, फिर अदालतें बंद कर दें, फिर पाकिस्तान का आइन बंद कर दें, फिर लोगों को अदालतों में क्यों लेके जाना है। जिसके पास पावर होगी वो उस तरीके से पुलिस से जाली मुकाबला करवा लेगा। मैंने पहले दिन ही कहा था, शायद अब कई हफ्ते हो गए मुझे आपके सामने बार बार ये कहते हुए कि आज तो ये काम आपको वैसे ही शुरू होता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि लोग अपने मुखालफिन के बारे में पैसे देंगे पुलिस को, और उनसे अपने